हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डी न्यूज़ एनालिसिस। एंड आज जो हम लोग आपकी न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं, इसमें बेसिकली ज़्यादातर मैंने प्रीलिम्स के फैक्ट को इंक्लूड किया है जो आपकी 12 और 13 अप्रैल 2021 को कवर करने वाले हैं। एंड उसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम ये वीडियो बहुत जल्दी कंपाइल कर देंगे। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें थोड़ा सा इन केस अगर मैं बताऊँ तो आपको थोड़े से एडिटोरियल्स मिल जाएंगे या थोड़ा सा और मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो है इसमें जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो आपकी मेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि जितना भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसको अगर आप करंट के टॉपिक को मेंस में इंक्लूड करते हैं तो उससे बेस्ट आंसर कुड बी नथिंग। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कीप एन आई ऑन दैट। एंड उसके बाद फिर हम होपफुली शाम तक आपका 14 अप्रैल का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी आज की न्यूज़ एनालिसिस आपको ऑन टाइप मिल जाएगी एंड कल से फिर रेगुलराइज हो जाएगा। सो थोड़ा सा ट्विस्ट है आज की न्यूज़ एनालिसिस में। लेट्स सी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को, दैट इज़ #एक्सेल हैशटैग प्रिया तिवारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। दिस इज़ अ बिट जिस कोर्सेज़ को हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये सबसे पहला आज आपका न्यूज़ पार्ट है, दैट इज़ स्पुतनिक 5। यू ऑल नो कोविड पहले उसका ग्राफ यूं जा रहा था, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ ना, अचानक से ये शार्प इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है ग्राफ में। तो ये इंक्रीज़ अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए वैक्सीन्स भी आई थी ऑलरेडी। पहले 2 वैक्सीन आपकी आ चुकी है, एक सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड आई थी एंड भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन, जिसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। स्पुतनिक 5 की बात करते हैं। अगर आपके डायरेक्टर बेसिकली ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया तो ये भारत में आने वाली तीसरी वैक्सीन हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली आपकी कोविशील्ड, फिर आपने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन देखी है। देन अगर आपका ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूव कर देते हैं तो स्पुतनिक 5 तीसरी वैक्सीन होने वाली है, ठीक। अब बेसिक क्या है, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि हम इमरजेंसी यूज़ के लिए स्पुतनिक 5 को लेके आ सकते हैं। हालांकि इसके ट्रायल्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए, बट स्टिल कोशिश की जा रही है बिकॉज नीड बहुत ज़्यादा है। एंड इसकी जो एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 91 to 95%, इतना इसकी एफिकेसी देखी गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ कर लिया जाएगा। एंड ये जो वैक्सीन है आपकी रशिया की कोविड वैक्सीन है। रिमेंबर दैट रशिया की कोविड-19 वैक्सीन इज स्पुतनिक 5। किसने डेवलप किया है? सो गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका एपिडेमियोलॉजी का एंड माइक्रोबायोलॉजी का, उनके द्वारा इसको क्या किया गया, एक तरीके से डेवलप किया गया। सो कीप दैट थिंग इन ऑल्सो माइंड। नाउ एक और चीज़ यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपसे कहा था आपको करंट स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो वो स्टैटिक पार्ट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। DCGI ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है, भारत बायोटेक के बारे में, कब ये फॉर्म हुए हैं, कैसी बॉडीज़ है, क्या किसी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, इनका कंपोजिशन कैसे है, इनका काम क्या होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज पर्टिकुलर होमवर्क फॉर यू। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ पार्ट, दैट इज SE टेरर फाइनेंसिंग। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दिया है किस चीज़ को लेके, टेरर फाइनेंसिंग को लेके। अब ये टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है, तो लेट मी ब्रीफ यू रिगार्डिंग दिस। कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉर से आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात ले सकते हैं। उसको अगर किसी तरीके से कोई भी बिजनेस एंटिटी या कोई भी उसको अगर पैसे प्रोवाइड करा रहा है जिससे वो उसकी टेररिस्ट एक्टिविटी में आपको और ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है, सो वो टेरर फाइनेंसिंग कहलाती है। यानी आप टेरर को क्या कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, उसको पैसे प्रोवाइड कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक्सटॉर्शन मनी पेड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट वंस बिजनेस इज नॉट टेरर फंडिंग। मतलब आपने कोई बिजनेस आप कर रहे हैं एंड वहाँ पर किसी टेररिस्ट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने आपको धमकी दे दी कि आप मुझे इतनी फिरौती दो, इतने पैसे दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो भी XYZ, ठीक। सो उस पर्टिकुलर एक्सटॉर्शन के बेसिस पर अगर आपने किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए हैं अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो आपका टेरर फाइनेंसिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मार्क दैट वर्ड, ये टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पार्ट को बेसिकली जस्टिफाई करते हुए झारखंड कोल ट्रांसपोर्टर को क्या कर दिया है, बेल ग्रांट कर दिए, बेल प्रोवाइड कर दिए। अब झारखंड कोल ट्रांसपोर्टर ने क्या किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज सम्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा आपके तृतीय प्रस्तुति कमेटी यानी TPC को, जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का एक पार्ट फॉर्म करता है, एक फैक्शन फॉर्म करता है, उसको प्रोवाइड किया था। तो एज सच इनको भी उसमें डाल देना चाहिए था कि भाई आपने टेरर फाइनेंसिंग की, बट नहीं, इसी बेसिस पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको बेल ग्रांट कर दिया। अब टेरर फाइनेंसिंग यानी अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसे दे रहे हो
तो इसके बेसिस पे आपको ध्यान रखना है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज FATF, फाइनेंशियल बेसिकली एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं। सो ये जो FATF है वैसे तो 1989 में बनी थी G7 कंट्रीज के बेसिक एक तरीके से आप कह सकते हैं इनिशिएशन पर, बट ये आपका होमवर्क है, आपको देखना है व्हाट इज FATF, कैसे फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, क्या इसका काम है वो आपको देखना है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग पे बेसिक काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग यू ऑल नो, काले धन को सफ़ेद बनाना। तो आपकी मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आपके किसको पैसे दिए, आपके किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए, उसने बेसिकली इंटरनेट के लिए कुछ है ना वाइट में पैसा प्रोवाइड करा दिया। सो यहाँ पर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ताकि आप टेररिज्म फाइनेंसिंग को काउंटर कर सके। इसके तहत कंट्रीज़ को ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया जाता है ना, कंट्रीज़ को बेसिकली डिवाइड किया जाता है कि आप किस तरीके से आपकी ग्रे लिस्टिंग हो रही है, ब्लैक लिस्टिंग की, अगर आप ज़्यादा काम वैसा कर रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन ने मना किया बट स्टिल आप वही काम कर रहे हैं, आप कुछ उसमें इनिशिएशन नहीं ले रहे, तो उसके लिए इसमें आपको कंट्रीज़ को क्या कर दिया जाता है, लिस्ट कर दिया जाता है। सो ये आपका दूसरा न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हमारे, दैट इज़ व्हाट इंडस एंड गैंजेस डॉल्फिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक आपने सुना होगा इंडस नदी में यानी सिंध नदी में भी आपको डॉल्फिन्स मिलती हैं, गंगा नदी में भी मिलती है। तो अब ये पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो इंडस नदी में आपको डॉल्फिन मिलेगी एंड जो गंगा नदी में डॉल्फिन मिल रही है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, दोनों सेम स्पीशीज़ नहीं है। बट अगर आप देखेंगे ये जो दोनों आपको स्पीशीज देखने को मिल रही है यानी इंडस एंड गैंजेस डॉल्फिन, ये IUCN के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बार बार मैंने आपको बताया है, फिर से मैं बता दूं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके अकॉर्डिंग ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई है। पहली चीज़ कौन सी, दोनों इंडस एंड गैंजेस डॉल्फिन। नाउ अगर आप गैंजेस डॉल्फिन की बात करते हैं यानी अगर आप गंगा की डॉल्फिन्स की बात करते हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 में जो आया था, शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं। यानी आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसके तहत स्पीशीज़ को अलग अलग शेड्यूल्स के तहत संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है। शेड्यूल 1 में है हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में आती है, एंड साइट्स के तहत जो आपका बेसिकली कन्वेंशन है आपका इंटरनेशनल ट्रेड पे ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसके तहत एनेक्सर 1 में आती है। तो दोनों आपके लिए, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होमवर्क है ये, है ना। मैंने बताया है फिर से करंट को स्टैटिक से रिलेट करना, तो यहाँ आपका करंट ये पार्ट हो गया, एंड स्टैटिक है IUCN के बारे में आपको देखना है क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स के बारे में। नाउ गैंजेस डॉल्फिन की बात करते हैं तो गंगा की डॉल्फिन की 2 सब स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है, एक है प्लैटिनिस्टा एंड दूसरी गैंजेटिका। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स था जो आपको पता होना चाहिए कौन सा किसमें आ रहा है, एंड ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर दी गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ पार्ट आते हैं हमारे, दैट इज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब आपको पता है ट्रंप के साथ में ईरान का बहुत ही है ना 36 का आंकड़ा सॉर्ट ऑफ चल रहा था। 2015 की न्यूक्लियर डील थी कि ना तुम न्यूक्लियर वेपन बनाओ, ना तुम न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास स्टोर करके रखो, ना मैं रखूंगा। बट ना ही ईरान मानते हैं ना US मानते हैं, वी डोंट नो द ग्राउंड एक्चुअल रियलिटी, बट जो पार्ट देखने को आता है वही है। तो ट्रंप ने एक तरीके से सैंक्शंस लगा दिए थे, कोई डील नहीं मांग रहा था एंड ट्रंप ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि इनकेस अगर कोई इनके साथ में डीलिंग करता है तो प्रॉपर ईरान के तहत है ना बहुत सारी उनके पर्टिकुलर ऑयल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सैंक्शन लगा दिए गए थे, पनिशमेंट एक सॉर्ट ऑफ कि अगर आप इनके साथ डील कर रहे हो तो ये होगा वो होगा। तो उसी के तहत अभी तक ट्रंप के बाद में अब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो बहुत सारी बातचीत हो रही है। वीना टॉक्स अगर आप देख सकते हैं तो इसके बारे में ये मैंने आपके लिए ओपन छोड़ दिया है कि आपका जो मन करे फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल इट, मतलब आपका होमवर्क है ये, ठीक। सो वीना टॉक्स में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है कि आप किस तरीके से है ना वापस डील में आ सकते हैं, किस तरीके से अपने अपने जो भी एनरिचमेंट है उसको ये करिए, वो सारी चीज़ें चल रही है। बट यहाँ पर हमारे लिए बात क्या है कि ईरान फिर से ब्रीच करते हुए जो न्यूक्लियर पावर जो भी डील है उसके तहत अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है, यानी यूरेनियम जो वो स्टोर कर रहा है उसके अमाउंट को वो लगातार इंक्रीज करता रहा है। प्रेसिडेंट की बात करें, हसन रूहानी ने 3 कैस्केड्स बेसिकली इसमें बताए हैं, 164, 1 IR6, 30 IR5 एंड 30 IR6। तो 3 जगह आपको नटांज के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में स्टोरेज ये एक तरीके का देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपका यूरेन न्यूक्लियर प्रोग्राम 2015 की न्यूक्लियर डील, ये आपके लिए बेसिक होमवर्क है कि 2015 की न्यूक्लियर डील है क्या, ठीक है। US एंड ईरान की बात करते हैं, क्या न्यूक्लियर डील हुई थी, क्या ब्रीचेस हो रहे हैं, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई थॉट है ना दोबारा इंक्लूड करके वीडियो का टाइम बढ़ा के कोई मतलब यूज़ नहीं था, आई थॉट आप रिवाइज करोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको याद हो इस डील के अलावा, तो हमने आपका एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ईरान में आपको प्लेसेस में दिखाए गए थे, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में थे।
जिसमें से एक नटांज भी आता है, तो वो प्लेसेस आपको ईरान पे मार्क करना है। ये आपका दूसरा होमवर्क होने वाला है, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज ओवर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, दैट इज उमनगोट रिवर की बात करते हैं ना। उमनगोट रिवर न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले तो ये मेघालय, इंडिया में ही है, ये एक स्टेट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, पता ही होगा आई थिंक सो आपको, है ना। चलो अब इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है, हो सकता है, मेरे को लगा शायद, है ना, फ्लो नहीं है तो माइट भी आप भूल गए हो मेघालय कहाँ पर है। तो मेघालय क्या है कि आपके इंडिया का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। यहाँ पर आपको 3 तरीके की हिल्स मिलती है, रिमेंबर, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो वहाँ पर जो वेस्टर्न जैंतिया हिल्स का पार्ट है, वहाँ पर एक जगह है दैट इज दाउकी। दाउकी में आपको रिवर मिलती है दैट इज उमनगोट रिवर। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट रिवर मानी जा रही है। सबसे ज़्यादा साफ नदी अगर इंडिया में कोई है तो वो उमनगोट रिवर है। इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसीलिए रिवर न्यूज़ में है, तो इसीलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ ये जो रिवर है ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। किसके बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करेगी? रीपनार के बेसिस के बीच में एंड हिमाखैरम के बीच में। नाउ रीपनार आपके जैंतिया हिल्स में पड़ जाएगा एंड हिमाखैरम की बात करते तो ये खासी हिल्स में। दोनों हिल्स के बीच की नेचुरल बाउंड्री कौन फॉर्म करेगी? आपकी उमनगोट रिवर। दूसरा, इसी रिवर पर आपको एक सस्पेंशन ब्रिज मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? दाउकी सस्पेंशन ब्रिज, ठीक। सो उमनगोट न्यूज़ में था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वजह से। कैसी रिवर है? इंडिया की सबसे साफ रिवर है, मेघालय स्टेट में मिलती है, दाउकी में मिलती है, वेस्ट जैंतिया हिल्स के पार्ट में मिलती है, जैंतिया एंड खासी हिल्स के बीच की नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेघालय के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने मार्क किए थे, रिवाइज करना है, मुझे पता है। देन इंपॉर्टेंट हिल्स हो सकती है, चाहे आप पामेर नॉट की बात करिए, ठीक। बेसिकली आप एक काम करिए, आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की जितनी इंपॉर्टेंट हिल्स है, आप मीजो हिल्स की बात करिए, ठीक। वो सारी चीज़ें, पटकाई बूम, वो सारी चीज़ें आपको मैप में शो करनी है। अगर शो नहीं किया और अगर शो किया तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देन आपको ब्रिज के बारे में देखना है कि सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। डायरेक्ट दावकी ब्रिज लिख सकते थे, व्हाट इज सस्पेंशन ब्रिज, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अब आपके, दैट इज व्हाट? एडवांस एंटिकिटीज मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी गोवा की सरकार ने क्या किया है? गोवा की सरकार के डायरेक्टर ऑफ आर्चीव्स एंड आर्कियोलॉजी में एक सिस्टम सेटअप कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा चलने वाला ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम है जिसका नाम है एडवांस एंटिकिटीज मैनेजमेंट सिस्टम, AAMS। इसके तहत क्या किया जाएगा? जितने भी आपकी एंटिकिटीज है उसको स्टोर करने का काम किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी पुरातत्व चीजें हैं उनको स्टोर करने का काम इसमें किया जाएगा एंड ये इंडिया का पहला इस तरीके का आपका एंटिकिटीज पार्ट है। नेक्स्ट, गोवा के डायरेक्टरेट ऑफ आर्चीव एंड आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो उनके द्वारा ये पणजी में स्थापित किया जा रहा है। मेन काम इसमें अगर देखेंगे जो एंटिकिटीज है उनके क्लीन स्टोरेज, स्पेस, एक्सेस कंट्रोल, इन सब का काम क्या किया जाएगा? इसमें परफॉर्म किया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग एडवांस एंटिकिटीज मैनेजमेंट सिस्टम, AAMS। किसने बेसिकली लॉन्च किया है? आपके डायरेक्टरेट ऑफ आर्चीव्स एंड आर्कियोलॉजी, गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड आपकी इंडिया में पहला इस तरीके का एंटिकिटीज को स्टोर करने का सिस्टम बनाया गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, चाहे वो UPSC का हो या किसी भी एग्जाम का, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ एंड अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हो तो मेंस के पेपर में भी, या फिर अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो उसके प्रिजर्वेशन की बात की जाती है तो उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं ना, क्योंकि करंट से स्टैटिक पढ़ना वो आपका मंत्रा होना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस। मैंने पहले भी कहा है, इफ यू वांट टू क्लियर द UPSC एंड अगर आप मेंस को एकदम अच्छे से बेसिक अपने आंसर्स को एक तरीके से अपडेट रखना चाहते हैं तो करंट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। सो दोनों एक दूसरे पे रिलेट कर रहे हैं। आपने स्टैटिक का पार्ट में करंट इंक्लूड कर दिया, करंट में स्टैटिक, योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। कुछ भी नहीं रखा है। अगेन आई वुड से बहुत ईजी है प्रिपरेशन, इट्स जस्ट बेसिकली गाजर का हलवा एंड वो भी थोड़ा खाने में मेहनत लगती है, बट इस इज एक फ्लो में आ जाओ आप, एक रूटीन बना लो अपना कि मुझे 2 घंटे सुबह बैठने, 2 घंटे शाम को, एंड देन इट्स डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं जिसको नहीं पता है, माइट बी फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू गिव प्रीलिम्स दिस ईयर, माइट बी देयर आर चांसेस कि इस बार का प्रीलिम्स डिले हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा बेनिफिट लेके चलिए, ये नहीं कि डिले हो जाइए। प्रिपरेशन को उसी तरीके से रखिए, रिवीजन का पार्ट बढ़ा दीजिएगा। अगर डेट बढ़ जाती है इनकेस, ठीक, ड्यू टू द कोविड, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपका रिवीजन पार्ट आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस, ट्राई टू डू मोर मॉक्स एंड मॉक्स के बाद में आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। दैट शुड बी योर मंत्रा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। नाउ इरावाड़ी डॉल्फिन्स की बात करते हैं, चिल्का लेक। नथिंग, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये होमवर्क है क्योंकि सारा आपको चिल्का लेक के बारे में बेसिक आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में क्यों नहीं है, मतलब क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इरावाड़ी डॉल्फिन्स ये पहले भी न्यूज़ में रह चुकी हैं, अभी न्यूज़ में क्यों आए हैं, क्योंकि स्टेट का जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, ओडिशा कोस्ट की बात करते हैं, वहाँ पर आपको चिल्का लेक मिल रही है। यहाँ पर डॉल्फिन
सेंसस डेटा 2021 को रिलीज किया गया है। ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपको इस कोस्ट पर यानी चिल्का लेक पर इरावाडी डॉल्फिन्स का नंबर जस्ट डबल देखने को मिल रहा है। तो इनका जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो जस्ट वहाँ पर, अब वो पॉपुलेशन हो गई है या क्या है पता नहीं, बट वहाँ पर नंबर उनका डबल विजिबल है आपको, ठीक है, वो ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इरावाडी डॉल्फिन्स एंड चिल्का लेक दोनों आपकी न्यूज़ में, दोनों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रीड करिएगा, रिवाइज करिएगा क्या पार्ट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मार्स के 2001 ओडिसी। तो ये आपका एक स्पेसक्राफ्ट मिशन है मार्स पे, ठीक। कहाँ का स्पेसक्राफ्ट मिशन है? आपके नासा का मार्स का स्पेसक्राफ्ट मिशन है। क्यों न्यूज़ में है? वी ऑल नो 2001 से लेकर 2021 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट अगर मार्स पर कोई मिशन अभी तक वर्किंग है तो वो आपका ओडिसी ही है, ठीक। 2001 में लॉन्च किया गया था, 20 साल हो चुके हैं, अभी भी आपका ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक। दूसरा, अब क्योंकि ओडिसी न्यूज़ में है तो ओडिसी के बारे में जानना थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओडिसी इज़ योर होमवर्क एंड नासा इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है तो आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत ईजी है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है, वरना ज़बरदस्ती वीडियो में मैं लेके पड़ी हुई है ना, कुछ एक्सप्लोर करिए, ज़्यादा इंटरेस्ट पार्ट आएगा। यहाँ पर इस मिशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फिजिबिलिटी चेक करता है कि ह्यूमन अगर ट्रैवल करने जा रहा है स्पेस में, या कोई साइंटिस्ट कोई भी जा रहा है XYZ, तो उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। मतलब अगर वो मार्स पे जा रहा है तो मतलब बॉडी में आपको पता है बहुत सारे रेडिएशंस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो कितना बेसिक फिजिबल है उसके लिए वहाँ पर जाना, ट्रैवल करना, इस पार्ट को भी ओडिसी आपका चेक कर रहा है। और ये किसके थ्रू चेक करता है? रेडिएशन को चेक करते हैं, यानी जो भी आपकी रेडिएशन है उसको चेक कर लिया जाता है कि कितना ज़्यादा एक एस्ट्रोनॉट उसको कंटेंट कर सकता है कि अगर उसको ट्रैवल करना हुआ तो। सो इस बेसिस पर ये चेक करते हैं ह्यूमन की फिजिबिलिटी मार्स पे। दूसरा, इस ओडिसी के द्वारा जितनी भी इमेजेस मार्स की प्रोवाइड करी जा रही हैं बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमेजेस हैं। वो क्यों है? क्योंकि इस पर एक इंफ्रारेड आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। उस कैमरा का नाम ध्यान रखिए, दैट इज थीमिस। थीमिस क्या है? थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम। तो थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम के थ्रू ओडिसी के द्वारा मार्स की जो इमेजेस है वो कहाँ भेजी जा रही है? आपके बेसिकली अर्थ पे भेजी जा रही है। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट। आपके दोनों लगभग थोड़े बहुत आर्टिकल 12 के 12 तारीख के एंड 13 तारीख के दोनों कवर हो चुके हैं, ठीक। एक और आपका न्यूज़ वीडियो आ जाएगा, ठीक है, होपफुली शाम तक। एंड 14th का भी आई विल ट्राई कि आज रात को आपको मैं अपलोड कर दूं ताकि सुबह होते होते आप पढ़ लें उसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। सो मीट यू सून, थैंक यू एवरीवन।